हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों ये वीडियो तो रिगार्डिंग आपका प्रैक्टिस सेट 2 है डोमेन पेपर का, जिसमें टॉपिक आज का हमारा है जीएफआर जनरल फाइनेंशियल्स रूल्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं एंड इससे पहले हमने जो डाला था वो ऑफिस प्रोसीड्यूर्स का था और जनरल पार्ट की भी 2 सेट्स डल चुकी है। ये डोमेन वाला दूसरा पार्ट है, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा होगा वीडियो उनके लिए प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट की अलग सी बना रखी है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ आपको एम्स CRE 2024 का आपका प्लेलिस्ट भी है, उसमें भी ये मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट वाले में लास्ट टाइम वाले भी 2-3 जो थे वो भी एडेड हैं, तो आप लोग चाहो वो भी देख सकते हो। और लास्ट वीडियो जो जस्ट इसके पहले डाली है मैंने, वो आपका अमेंडमेंट नोटिस को लेके है, तो जिन्होंने अभी तक वो नहीं देखा होगा तो आप एक बार वो भी देखाना। हालांकि उसका PDF मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। जो चेंजेशन हुए हैं, जो स्किल टेस्ट का रिगार्डिंग स्किल टेस्ट ऐड हुआ है कुछ पोस्ट में और कुछ के सिलेबस चेंज हुए हैं, तो उनके लिए वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वो वीडियो देख लीजिएगा। रही बात उसके फर्दर इन्फॉर्मेशन की, तो 2 वीडियो मैंने सोच रखा है मैं उसके लिए ले आऊँगा। एक आपका सिलेबस का वीडियो कि स्किल टेस्ट में क्या होगा वो सिनेरियो तो मैंने बता रखा है उसमें, वो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। मोस्ट प्रॉबेबली जो अदर्स जहाँ पे हुए हैं इंडिविजुअल एम्स में कभी हुए हैं या किसी और इंस्टीट्यूट में हुए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक कुछ सिलेबस करके है वो अपलोड कर दूँगा एक वीडियो में। और कुछ मेरे पास पुराने वीडियोस भी पड़े हुए हैं जो मैंने बनाए हैं पावर पॉइंट को लेके, एक्सेल को लेके, प्रोफिशिएंसी CPT को लेके, जो आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो आगे एक आध वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। और उसके जो मॉक क्वेश्चंस होंगे, कुछ मेरे पास हैं शायद या नहीं, वो देखना पड़ेगा। कुछ जो मैं एक्स्ट्रा बनाऊँगा उसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। और ई-बुक जिन्होंने नहीं लिया है अभी, अगर अप्लाई किया है तो अब आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि स्किल टेस्ट ऐड हो चुका है। और जहाँ तक अब मैं सोच पा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरिट में भी ये हिस्सा लेगा। ये स्किल टेस्ट अगर CPT होगा तो क्वालिफाइंग नहीं ही होगा आई गेस, क्योंकि वहाँ फिर नंबर आपको दिए जाएंगे, और नंबर देने का मतलब कि वो कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। तो जहाँ तक ई-बुक भी आप चाहो तो ले सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके बाद आपकी मर्ज़ी रहती है कि आप लेना चाहो या नहीं। इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको सब दे ही रखा है कि आप चाहो तो कहीं से भी ले सकते हो, जो आपको मार्केट में भी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपका GFR है, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन है, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाता है, तो वो आर्टिकल नंबर 266(1) में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन, हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। फाइनेंशियल ईयर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है जनरल फाइनेंशियल रूल में, तो उसको किया गया है आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के तारीख को, इस बीच के पीरियड को हम फाइनेंशियल ईयर के तौर पे जानते हैं। शॉर्ट फॉर्म में आप जिसको FY भी लिखा हुआ देखा होगा आपने कई जगहों पे, तो इसको हम जनरल फाइनेंशियल रूल के तहत पे फाइनेंशियल ईयर किसको जानते हैं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च को। विच मिनिस्ट्री हैज़ पावर्स, कौन सा मिनिस्ट्री के पास पावर है टू मॉडिफाई द सिस्टम्स एंड प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लाइज बाय द जनरल फाइनेंशियल रूल्स। जनरल फाइनेंशियल रूल्स के द्वारा जो सिस्टम्स या प्रोसीड्यूर्स एस्टेब्लाइज किया गया है, तो किस मिनिस्ट्री के पास ये पावर है उसको मॉडिफाई करने का, तो वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। Question number 4, what are the standards of financial propriety which should be observed by an officer with regard to expenditure and payment of money from public funds। मतलब ऐसे क्या स्टैंडर्ड्स हैं फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के जो ऑब्जर्व किए जाने चाहिए एक ऑफिसर्स के द्वारा विथ रिगार्ड टू एक्सपेंडिचर और पेमेंट ऑफ मनी फ्रॉम पब्लिक फंड्स को लेके, ठीक है। तो क्या होने चाहिए, मैं जैसा कि आप लोग ने कहा कि भाई सारे कमेंट्स मतलब सारे ऑप्शंस नहीं पढ़ा कि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, दैट्स वाई मैं बस आपको आंसर ही बता रहा हूँ। तो इसमें से अब इसमें तो ऑल द एबव है, तो सारे ही हो जाएगा। एक बार ऑल द एबव वाले पढ़ दूंगा अगर समझाने जैसा कुछ रहा, और अगर ईजी टू एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा। द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ओकेजन डिमांड्स। एवरी ऑफिसर शुड एक्सरसाइज द सेम विजिलेंस इन रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर। हर एक ऑफिसर को करना ही चाहिए
एक तरीके का विजिलेंस, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम द पब्लिक मनी एज पर्सन टू ऑर्डिनरी प्रूडेंस विद एक्सरसाइज रिस्पेक्ट टू द एक्सपेंडिचर ओन मनी। जैसा वो खुद से मनी से करते वैसा ही पब्लिक मनी का भी उनको ऐसा ख्याल रखना चाहिए। नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोन इज ओन एडवांटेज। कहीं से भी आपको अगर खुद का ओन एडवांटेज दिख रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा किसी के पास अथॉरिटी नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट, द फाइनेंशियल पावर्स ऑफ गवर्नमेंट विच हैव नॉट बी डेलीगेटेड टू अ सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल वेस्ट इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री। कहाँ पे? फाइनेंस मिनिस्ट्री आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, Who is responsible in case the expenditure exceed the budget allocation? आप इस केस में कौन इसका जिम्मेवार होगा अगर एक्सपेंडिचर आपका बजट जो एलोकेट किया गया है उसको एक्सीड कर जाता है, तब कौन होगा? तब उसके जो कंट्रोलिंग ऑफिसर होंगे वो उसका जिम्मेदारी लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, What are the responsibilities of a controlling officer with regard to budget allocation? जो बजट एलोकेशन है उसके रिगार्ड में एक कंट्रोलिंग ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी क्या है? तो वो जिम्मेदारी आपका फिर से सारे के सारे हैं। टू इंश्योर दैट एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड, सबसे पहला जिम्मेदारी वही है कि एक्सपेंडिचर जो है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए जो बजट एलोकेट हुआ है। दूसरा, टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड फ्रॉम द पर्पस फॉर विच फंड्स हैव बीन एलोकेटेड। दूसरा, उनको ये देखना है कि फंड जो आपका एलोकेट किया गया है जिस पर्पस से किया गया है उसी के लिए एक्सपेंडिचर खर्च किया जाए। तीसरा, टू फॉर्मुलेट एडुकेट कंट्रोल मैकेनिज्म टू डिटेक्ट एरर्स एंड इरेगुलरिटीज़ एंड गार्ड अगेंस्ट वेस्ट एंड लॉस ऑफ पब्लिक मनी। अब इसका आपको ध्यान रखना है, जैसे कोई भी काम आप कर रहे हो तो उसका मैकेनिज्म सही से काम हो रहा है या नहीं, पैसा सही जगह पे लग रहा है या नहीं, वेस्ट तो नहीं जा रहा है पब्लिक मनी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सैंक्शन विच नीड नॉट बी इंडोर्स टू ऑडिट ऑफिसर। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे कुछ छूट रहा होगा आई गेस, तो ध्यान नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या होना, विच ऑफ द हो सकता है, ऑफ द, चलो ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइडेंटिफाई यहाँ से भी ले लोगे तो चल जाएगा। आइडेंटिफाई द सेक्शन विच नीड नॉट बी इंडोर्स टू ऑडिट ऑफिसर। सैंक्शन रिलेटेड टू ग्रांट एडवांस ऑफ द एम्प्लॉयज, सैंक्शन रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द ट्रांसफर गेजेटेड और नॉन गेजेटेड ऑफिसर। इसमें भी आपके सारे हो जाएंगे। सैंक्शन रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ द पोस्ट। ठीक है। टू होम शुड अ रिपोर्ट रिगार्डिंग लॉस और शॉर्टेज। किसको रिपोर्ट किया जाना चाहिए किसी लॉस के कारण या शॉर्टेज का? पब्लिक मनी, डिपार्टमेंटल रेवेन्यू, स्टैम्प, ओपिनियम, इस तरह का अगर कुछ होता है तो कौन, किसी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को हम रिपोर्ट करेंगे। तो हम किसी को भी कर सकते हैं, स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर को भी, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को, या प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर को। ऑल द अबव, किसी को भी कर सकते हैं, सारे को कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मॉनिटरी limit of petty losses which need not be reported to the next higher authority? ऐसा कौन सा लॉस होगा जिसके लिए हमें नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है? विच नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द हायर अथॉरिटी। तो वो होगा आपका अमाउंट 10,000 का। क्वेश्चन नंबर 11, विच लॉस ऑफ गवर्नमेंट मनी अराइजेज ड्यू टू erroneous of or irregular issues of checks, it should be reported to। ऐसा लॉस गवर्नमेंट का जिसके कारण वो इरेगुलर इशू के कारण या इरेगुलर इशू ऑफ चेक के कारण या किसी छोटे मोटे एरर के कारण आ रहा है, तो वो किसको रिपोर्ट होना चाहिए, किसके पास उसका रिपोर्ट जाना चाहिए? तो वो जाएगा आपका CAG के, मतलब कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के पास। ठीक है। 12th, व्हाट इज़ द मॉनिटरी लिमिट इन केस ऑफ थेफ्ट? चोरी के केस में, फ्रॉड के केस में, एक्सेट्रा, विच इन केस इज टू बी रिपोर्टेड टू द पुलिस फॉर इन्वेस्टिगेशन। कितने लिमिट में, वो लिमिट क्या होना चाहिए जिसके बाद आपको कम से कम उतना लिमिट होना चाहिए जिस केस में आप पुलिस के पास जाके इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट लिखवा सको। तो वो आपका जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 50,000 का। ठीक है, वो हो जाएगा आपका 50,000 का। State the monetary limit up to which any losses of immovable property
by fire, flood, etc. can be reported by a subordinate authority to the next higher authority. इसमें भी एक लिमिट आपको ऐसा क्या होगा, अगर कोई लॉस होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो मूव नहीं कर सकता है फायर के द्वारा या फ्लड के द्वारा या ऐसा किसी भी डिजास्टर के द्वारा, तो हम किसी भी सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को रिपोर्ट करेंगे अपने से ऊपर वाले को। तो उसका लिमिट एक क्या होगा, उसका लिमिट भी आपको दिया गया है 50,000, ठीक है। इसके ऊपर का जैसे आप लास्ट में देखा कि पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए भी क्या चाहिए, 50,000 आपको चाहिए। सेम दिस के लिए भी आपको 50,000 मिनिमम का है, इसके ऊपर आपको करना होगा, ठीक है। अब व्हाट इज़ अ फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर हमने जैसे पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन था 1 अप्रैल टू 31 मार्च। व्हाट इज़ अ बजट, बजट किसको बोलते हैं, तो बजट बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसे हम क्या बोलते हैं, बजट बोलते हैं। मतलब बजट, जैसे बजट हर निकलता है तो वहाँ एक एस्टिमेटेड चीज़ें निकलती हैं कि अब हम इतना करेंगे, इतना हमने किया लास्ट साल का कैलकुलेट होके, उसके बाद निकलता है कि अब इतना हमारा एलोकेट करेंगे, इतने के अंदर काम होगा, इतने में हम ऐसे करेंगे, तो वो एक एस्टिमेशन होता है, ठीक है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द बजट, कौन है रिस्पॉन्सिबल बजट को सबमिट करने के लिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आने से पहले किसकी जिम्मेदारी है, मतलब कौन करेगा, तो ये तो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वो कौन करेंगे, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इज़ द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट, कौन से फाइनेंशियल ईयर से जो रेलवे का बजट है वो इंक्लूड हो चुका है जनरल बजट में। ये हालांकि क्वेश्चन काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये आपको ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाले सेक्शन में आ सकता है, ये आपका जीए वाले पार्ट में भी आया है पहले और आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका 17-18 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें रेलवे बजट वाला भी आके इंक्लूड हो गया था जनरल बजट में एक साथ ही, ठीक है। Which article of the Constitution of India provides for preparation, formulation and submission of budget to the Parliament? कौन सा आर्टिकल जो है ऐसा कहता है, तो वो है आर्टिकल 112 to 116, ठीक है। Question number 19. Which ministry is competent to issue guidelines for preparation of budget estimates from time to time? कौन सा मिनिस्ट्री जो है वो कॉम्पिटेंट है गाइडलाइन इशू करने के लिए, किस चीज़ के लिए, बजट के प्रिपरेशन के लिए, एस्टिमेट्स टाइम टू टाइम, तो ये भी आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम पार्ट ऑफ द बजट, कौन सा इसमें है जो एक बजट का पार्ट है, एस्टिमेट्स ऑफ ऑल इंटरेस्ट एंड डेप्थ, सर्विसिंग चार्ज ऑफ एनी रिपेट्स और लोन, एस्टिमेट्स ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम प्रोजेक्ट, एस्टिमेट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ईयर, सारे के सारे हैं, तो ऑल द एबव हो जाएगा आपका। What are the major components of the non-tax revenues? Major components क्या क्या हैं नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ के, डिविडेंड्स, प्रॉफिट्स, ट्रांसफ़र और ऑफ सरप्लस फ्रॉम आरबीआई, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका ऑल द अबव हो जाएगा। हो सकता है आपको जब पेपर में आए तो दो में से एक ही ऑप्शन में हो, तो सिर्फ वो देखना है आपको। आफ्टर फाइनलाइजेशन ऑफ एस्टिमेट्स for budgetary allocation by the Department of Expenditure whose consultation is necessary to prepare an outcome budget statement, जब फाइनलाइज हो जाता है एक एस्टिमेट बजट का, एलोकेशन मतलब एलोकेट करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर के लिए मतलब इतना खर्च में के लिए बजट आपको तैयार हो गया, तो किसका कंसल्टेशन ज़रूरी है, मतलब हुज कंसल्टेशन इज़ नेसेसरी, किसका कंसल्टेशन जरूरी है प्रिपेयर करने के लिए एन आउटकम बजट स्टेटमेंट, ठीक है। तो वो होगा आपका नीति आयोग, किसका, नीति आयोग का। और इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं अपने पीएम। Who is responsible for control of expenditure against the sanctioned grant? कौन responsible है एक्सपेंडिचर के कंट्रोल के, किसके अगेंस्ट, सैंक्शन ग्रांट्स के, मतलब जितना सैंक्शन हो चुका है उसके अगेंस्ट कौन रिस्पॉन्सिबल है एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए, तो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर, डिस्बर्सिंग ऑफिसर, तीनों के तीनों ही हैं, सारे के सारे हो जाएंगे। For withdrawal of money by DDO when a single bill includes charge falling under two or more object heads, which of the following procedure is to be followed?
इसमें आपका हो जाएगा चार्ज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली ओवर द रेस्पेक्टिव हेड्स। चार्ज शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एक्यूरेटली, डिस्ट्रीब्यूट एक्यूरेटली होना चाहिए ओवर द रेस्पेक्टिव हेड्स। 24 था ये। क्वेश्चन नंबर 25, विच फॉर्म मेंटेन्ड बाय DDO रिकॉर्ड्स द एलोकेशन अंडर माइनर और सब हेड ऑफ अकाउंट ऑफ ईच बिल। कौन सा फॉर्म मेंटेन किया जाता है? रिकॉर्ड एलोकेशन इन द फॉर्म मेंटेन बाय द DDO, ये आपका होता है GFR फॉर्म GFR 5। Who will maintain the liability register for affecting proper control over expenditure? ठीक है, हु विल मेंटेन द लाइबिलिटी रजिस्टर फॉर इफेक्टिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। कौन है आपका? कंट्रोलिंग ऑफिसर। यहाँ एक बात और देखोगे आप, यहाँ एक बात और, हाँ ये वाला पॉइंट अगर देखोगे तो ये वाला पॉइंट आंसर आपका ये वाला है, बट पॉइंट ये वाला मैंने इसलिए बताया कि ऊपर मैंने DDO का आपको फुल फॉर्म नहीं बताया, क्योंकि मुझे ध्यान आ रहा था कि आगे कहीं ना कहीं ऑप्शन में ये है। तो ये रहा आपका DDO, ऊपर जो ये आया ना DDO करके, ये आया, इसके ऊपर वाले में भी था शायद, ये आया। तो DDO का जो फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। हु इज़ कॉम्पिटेंट फॉर अप्रूवल ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर द अलॉटमेंट। कौन कॉम्पिटेंट है अप्रूवल ऑफ एक्सेस एक्सपेंडिचर, ज़्यादा एक्सपेंडिचर को, ओवर द अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के ऊपर का? तो ये है चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। कौन है कॉम्पिटेंट इसके लिए? चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी। 28, Department of the central government shall surrender the funds to the by dates prescribed by the ministry before close the financial years. Central government shall surrender funds to by the ministry. किस मिनिस्ट्री के सामने उन्हें पेश करना होगा? तो वो करना होगा आपको फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने। Whose order is necessary to authorize any payment by disbursing officer in excess of funds placed at his disposal। किसका ऑर्डर नेसेसरी है ये ऑथराइज करने के लिए? पेमेंट बाय डिसबर्सिंग इन एक्सेस ऑफ द फंड्स प्लेस्ड एट हिज डिस्पोजल, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू विच ही इज सबऑर्डिनेट। द प्राइमरी यूनिट इन अ ग्रांट ऑफ एप्रोप्रिएशन विल मीन object head of account, object head of account। What are the duties and responsibilities of the chief accounting authority? chief accounting authority का duties या responsibilities कह लो क्या है, ठीक है? तो वो है आपका सारे के सारे ही हैं। तो to be responsible and accountable for financial management, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अकाउंटेबल भी होना चाहिए किस चीज़ के लिए? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। टू इंश्योर दैट द पब्लिक फंड अप्रोप्रिएटेड फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट आर यूज्ड टू द पर्पस फॉर विच दे आर रिमेंट फॉर। जिस पर्पस के लिए आपको मनी मिल रहा है या एक्सपेंडिचर अलॉट हो रहा है, बजट अलॉट हो रहा है, वो उसी काम के लिए, उसी चीज़ के लिए होना चाहिए। ये इंश्योर करना भी आपका ही है जिम्मेवारी। टू बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव, इफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल एंड ट्रांसपेरेंट यूज ऑफ रिसोर्स ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट इन अचीविंग द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव आपको अचीव करना है उस केस में आपको इफेक्टिव रहना है, इफिशिएंट रहना है, इकोनॉमिकल रहना है और ट्रांसपेरेंट भी रहना है। मतलब सब कुछ साफ एंड सुथरा होना चाहिए, कोई घोटाला वाला सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 32 कह रहा है हु विल प्रिपेयर द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एवरी ईयर शोइंग द रिसिप्ट्स। कौन प्रिपेयर करता है अकाउंट्स यूनियन गवर्नमेंट का हर साल रिसिप्ट दिखाते हुए? डिसबर्समेंट फॉर द ईयर, सरप्लस डेफिसिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर एंड चेंजेस इन गवर्नमेंट लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो कौन करता है ये? आपका वही CAG द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट 33, द रिपोर्ट ऑफ, ये इन्हीं को बोलते हैं, इन्हीं का ये CAG में कह रहा था ना, वो ये है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, इन्हीं को ये लिखते हैं ये वाला। तो द रिपोर्ट ऑफ द CAG along with the accounts of the union government will be submitted to, रिपोर्ट जो होगा इनका along with the accounts किस यूनियन गवर्नमेंट का किसको सबमिट किया जाएगा? तो वो किया जाएगा किसको? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया जाएगा। What is the period of accounts of the central government for which the annual transaction are recorded? कौन सा पीरियड है अकाउंट्स का जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एनुअल ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड किया जाता है? तो वो आपका फाइनेंशियल ईयर ही होने वाला 1 अप्रैल टू 31 मार्च। द अकाउंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर केप्ट इन, अकाउंट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कहाँ पे रखा जाता है? कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्टीजेंसी फंड या पब्लिक फंड?
सारे के सारे ही। हाउ मेनी डिविजन्स आर अवेलेबल इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कितने डिवीजन अवेलेबल है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में? 2 डिवीजन है, 2। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन टेक प्लेस इन पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया? किस टाइप का ट्रांजैक्शन आता है पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में? रिलेटिंग टू डेप्थ, रिलेटिंग टू डेप्थ। हु इज ऑथराइज्ड टू ओपन न्यू हेड ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन एंड स्टेट? किसको ऑथराइजेशन है वो खोल सकता है नया हेड ऑफ अकाउंट, या यूनियन के लिए या स्टेट्स के लिए? तो वो कौन कर सकते हैं? फिर से हमारे CAG, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। इस वाले डिपार्टमेंट में सबसे ऊपर इन्हीं का पोस्ट होता। ये जो डिपार्टमेंट होती है आपका अकाउंट्स, जो जिसमें आप CDA जानते होंगे ना, CDA और कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट, जो मिनिस्ट्री डिफेंस मिनिस्ट्री में आता है, उसमें ये वाला पोस्ट आपका सबसे ऊपर होता। वेयर आर द ऑब्जेक्ट हेड्स ऑफ अकाउंट ऑफ द यूनियन प्रेस्क्राइब्ड? कहाँ पे ये प्रेस्क्राइब किया गया है? तो रूल 8 ऑफ DFPR में किया गया है। नंबर 40, ट्रांजैक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू? जो ट्रांजैक्शन होते हैं गवर्नमेंट अकाउंट्स में वो क्लासिफाइड किए गए हैं मेजर हेड्स में एंड माइनर हेड्स दोनों में। मेजर में भी किए गए हैं, माइनर में भी किए गए हैं, तो आपका बोथ A and B आपका यहाँ से बन जा रहा है। आइडेंटिफाई द एक्सपेंडिचर दैट डज नॉट कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर को आप आइडेंटिफाई कीजिए जो नहीं आता है किसके अंदर? रेवेन्यू प्रीव्यू। ये प्रीव्यू होगा या परव्यू? परव्यू कोई वर्ड होता है? एक सेकेंड, बिल्कुल सही लिखा है, गलत नहीं है। परव्यू आपका मतलब हो गया कंसर्न ऑफ समथिंग। तो इसके कंसर्न में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंसर्न में कौन सा ऐसा चीज़ है जो यहाँ पे नहीं आएगा? तो वो है आपका एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स, एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स। 42, हु इज़ द बैंकर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? कौन बैंकर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो कौन है इसका? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 43, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PFMS का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पे परमानेंट है, बाकी सारा सेम है, तो वो आप ध्यान रखोगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क नहीं, इसको आप ये समझना, प्राइम मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। 44, what are the government benefits directly availed by the beneficiaries under direct benefit transfer DBT का फुल फॉर्म आप यहाँ से देख लेंगे, जो आता रहेगा वो आप ध्यान में रखेंगे। what are the government benefit directly availed by the beneficiary under the DBT? कौन सा डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट के? तो वो हैं आपके कैश बेनिफिट्स फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, इन काइंड बेनिफिट थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज। तो दोनों तरीके के बेनिफिट्स इनको मिलते हैं, तो यहाँ पे आपका बोथ A and B हो जाएगा। कैश बेनिफिट्स कहाँ से? मिनिस्ट्री से भी और डिपार्टमेंट से भी, और इन काइंड बेनिफिट्स थ्रू इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, कुछ बेनिफिट्स आपको एजेंसीज को इम्प्लीमेंट करने में भी मिलता है। 45, हु प्रिपेयर एंड साइंस द अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स pertaining to डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एंड डिफेंस सर्विसेज? कौन प्रिपेयर करता है और साइन करता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से आता है या डिफेंस सर्विसेज से आते हैं? तो ये करते हैं आपको सेक्रेटरीज ऑफ टू गवर्नमेंट इन द रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स। 46, विच द अप्रोप्रिएशन अकाउंट परटेनिंग टू रेलवेज इज प्रिपेयर्ड बाई? ये किसके द्वारा किया जाता है? तो अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है परटेनिंग टू रेलवेज के लिए, तो वो किसके द्वारा किया जाता है प्रिपेयर्ड? वो चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन होते हैं उनके द्वारा आपका किया जाता है। 47, वेयर इज द यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स सिविल रिक्वायर्ड टू सबमिट बाई CGA? ठीक है, वेयर इज यूनियन गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिविल, हाँ ठीक है, टू द पार्लियामेंट। कहाँ पे करना होता है ये? CGA के द्वारा पार्लियामेंट में करना होता। 48, द एनुअल अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट called the finance account prepared by CGA is countersigned by? ठीक है, एनुअल अकाउंट जो गवर्नमेंट का होगा वो कॉल्ड फाइनेंशियल अकाउंट प्रिपेयर्ड बाय CGA काउंटरसाइंड बाय, किसके द्वारा किया जाएगा? वो किया जाएगा आपका सेक्रेटरी के द्वारा। एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएंगे।
49. The certified annual accounts and reports relating to the accounts shall be submitted by Comptroller and Auditor General of India. एक second. CGA, 1 second. कहाँ थे? इस पे थे ना. द सर्टिफाइड अकाउंट ऑफ द रिपोर्ट्स रिलेटिंग टू द अकाउंट शैल बी सबमिटेड बाय द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया टू द प्रेसिडेंट. एक सेकंड आप लोग ये जरूर देख लीजिएगा कि CAG वाला ऊपर जो था वो कुछ और था, ये वाला होगा या वो वाला. एक बार आप लोग जरूर क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा. थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे दोनों में. ये वही मैं ऊपर अभी चेक कर रहा था बट मिला नहीं, और ऊपर होगा शायद. तो दिस इज़ ऑल्सो एंड CAG वो भी था. तो ऑडिट जनरल एक बार देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है. इसको मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसका. What is personal deposit account in terms of general financial rules? जनरल फाइनेंशियल रूल्स के टर्म में पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स का मतलब क्या है? An account to credit receipts and effect withdrawal by a designated officer. एक ऐसा अकाउंट जो रिसिप्ट क्रेडिट करेगा और इफेक्ट करेगा विड्रॉल्स को किसी भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स के द्वारा, ठीक है. तो ये होता है आपका पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट्स इन टर्म्स ऑफ जनरल फाइनेंशियल रूल्स, ठीक है. चलिए 50 क्वेश्चंस के सेट हमारे हो गए. हम 50 क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, 50 क्वेश्चंस ही हो रहे हैं. 50 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको GFR के देखने को मिल गए. टॉपिक आज का हमारा था GFR. फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक जो होना चाहिए मेरे समझ से वो होगा कंडक्ट रूल. हो सकता है मे बी उसके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. 50 क्वेश्चंस रखने का कारण है कि आपका सेट तो चलो 75 क्वेश्चंस का है, बट 50 क्वेश्चन रखने का, क्योंकि सेम टॉपिक से कर रहे हैं ना हम लोग. मिक्स होता तो मैं 75 कर भी देता, बट सेम टॉपिक से कर रहे हैं तो 50 क्वेश्चन एक वीडियो के लिए काफ़ी रहेगा. ऐसे अगर आपको 10 वीडियो मिल जाएंगे 10 टॉपिक के, तो 500 क्वेश्चन तो आपको वैसे ही मिल जा रहे हैं, ठीक है. और टाइम भी अपना 26 से 27 मिनट के आसपास, 25-26 इस टाइप का रह जा रहा है. तो 30 के अंडर रखने का मेरा मोटिव है कि 30 मिनट के अंदर का वीडियो रह जाता है तो ठीक है. आप 2x पे भी देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में आएगा ना, तो उतना टाइम तो आप निकाल सकते हो. बहुत ज़्यादा लंबा करके कोई फ़ायदा है नहीं. और यहाँ मैं थ्योरी तो पढ़ा नहीं रहा कि आपको एक एक वर्ड आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ. तो मेरा पर्पस यहाँ पे आपको MCQs देना, प्रोवाइड कराना है वीडियो के सोर्स से. जो MCQ सोर्स में नहीं है फ़िलहाल ये सब अभी, वो ना मैं पेड कर रहा ना मैं फ्री कर रहा, ठीक है. तो दैट्स वाई जो भी मेरे पास अवेलेबल है उससे आप वीडियो से अगर फ़ायदा उठा सकते हो तो उठा सकते हो. बाकी मिलेंगे फिर अगले वीडियो में. ऐसे ऐसे और भी हमारे सेट्स रेडी हैं. अब तीसरा वाला कंडक्ट रूल है या फिर पेंशन रूल है ये देखना पड़ेगा, लेकिन अगला जो भी आएगा वो आएगा. आपको सेट आपके 50 क्वेश्चन के रहेंगे. नेक्स्ट वीडियो इसके फिर आएगा आपको आज, जैसे मैंने कि कहा स्किल टेस्ट को लेके. स्किल टेस्ट को मैं वीडियो डाल दूंगा. फिर ये होना तो अगर पेपर के बाद ही है, तो जैसे एग्ज़ाम के जस्ट बाद फिर उसकी प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो. अभी से लोड लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे उतना, ठीक है. चलो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में.